माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ टॉपिक बच गया है, उसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर जो प्रकाश का प्रवर्तन है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें आज हम लोग जो पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है कि अवतल दर्पण क्या है हम लोग देख लेते हैं और उत्तल दर्पण क्या है, उसमें अब अंतर देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़ लिए थे लेकिन समझाए नहीं थे, तो आइए हम लोग समझते हैं। लिखिए, एक तरफ लिखिए अवतल दर्पण और एक तरफ लिखिए उत्तल दर्पण। एक तरफ लिखिए अवतल दर्पण और एक तरफ लिखिए बाबू उत्तल दर्पण। समझे? तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद आंसर लिखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। तो पहला अंतर लिखिए, अवतल दर्पण में पहला बाबू अंतर लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उसे, या ये लिखिए परावर्तक धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। समझे? इसमें पहला पॉइंट हुआ बाबू। और इसमें लिखेंगे, इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाबू, परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। इसमें उभरा हुआ होगा, उसमें धंसा हुआ होगा, उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है बाबू, कहलाता है। समझे? ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर लिखेंगे कि इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है बाबू। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। समझे? इसका फोकस जो है ऋणात्मक होगा और इसका फोकस धनात्मक होगा। इसका फोकस जो है बाबू धनात्मक होगा, धनात्मक होता है। समझे? और इसमें अंतर देखेंगे, तीसरा जो अंतर है लिखेंगे, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों, ये दोनों लिखा हुआ है, दोनों, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। और इसमें लिखेंगे बाबू, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है। इसे लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखिए, इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। और इसमें लिखिए, इसे अपसारी दर्पण के नाम से इसे अपसारी दर्पण के, इसमें अपसारी दर्पण के नाम से भी
जानते हैं बाबू, समझे। ये जो है आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का अंतर है, क्या अवतल दर्पण कर सकता है जो उत्तल दर्पण में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें लिखा गया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो अंतर है, पहला अंतर है अवतल दर्पण का कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अर्थात अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण मतलब उभरा हुआ नहीं हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसका परावर्तक सतह जो है धंसा होगा। आप लोग को हम बताए थे, ये देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण देख लीजिए, ये जो है बाबू अवतल दर्पण है, इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। इसे कलई किया हुआ है, इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, तो इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, तो इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको हम अंदर की ओर कलई किया हुआ रहेगा, इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, समझे। तो चलिए इसका लिखा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। हम बताए थे अवतल दर्पण का जो डिफिनेशन बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अर्थात उभरा हुआ नहीं हो उसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये इसका परावर्तक सतह जो है बाबू धंसा होगा, उभरा हुआ नहीं होगा, इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसमें है उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ रहेगा, धंसा हुआ नहीं रहेगा, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है अवतल दर्पण का, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, और इसमें कहता है इसका फोकस जो है धनात्मक होता है। इसका फोकस मतलब उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। ये अंतर है। तीसरा अंतर कहता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ केवल जो है सीधा बनता है, केवल इसमें सीधा बनेगा। किसमें, उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा बनेगा और अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। चौथा जो कहता है इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। लिखा गया है इसे अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पॉइंट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखा। और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें काल्पनिक और आभासी इसमें वास्तविक अवतल दर्पण में लिखिएगा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और इसमें लिखिएगा उत्तल दर्पण में इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ये जो हुआ अंतर स्पष्ट हुआ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है वो हम लोग देखें। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें गौड़ाना ने यहाँ पे फोकस दूरी जो है इसमें ऋणात्मक होगा और इसमें धनात्मक होगा, इसको नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट जो बताएं उसको भी लिख लीजिएगा, 5 नंबर चाहे 2 नंबर में पूछेगा। अब आगे चलते हैं, अब अवतल दर्पण का उपयोग चलेंगे। अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसी को देखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। आप लोग क्वेश्चन लिखिए अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है उसको लिखना है। क्वेश्चन लिखिए अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, पहला इसका उपयोग है दाढ़ी बनाने में, दूसरा है
सोलर कुकर में तीसरा लिखिए टॉर्च में, चौथा लिखिए हेडलाइट में, और पांचवा लिखिए पहले सोलर कुकर में, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, दांत इत्यादि को जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझे? चलिए यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में देखना है। तो पहले जो है अवतल दर्पण का उपयोग, सबसे पहले उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं। क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हम कुछ बता दें कि अवतल दर्पण में जो है बाबू बोले थे कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया था दाढ़ी बनाने में, क्योंकि उसमें अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण अगर दाढ़ी बनाते समय अगर अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो जो दाढ़ी बनाता है उसको अवतल दर्पण में देखने में आसान होता है। इसीलिए अगर उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा तो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उसको पूरा अच्छे से नहीं दिखेगा, कहीं कहीं दाढ़ी छूट भी जाएगा। इसीलिए बड़ा प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण का उसका उपयोग किया जाता है, ताकि अच्छे से दाढ़ी बना सके। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आप लोग को समझाएंगे। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। दूसरा जो है सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग को सबसे लास्ट टॉपिक में आप लोग को बताएंगे सोलर कुकर क्या है, कैसे क्या होता है, इसमें हम लास्ट टॉपिक में पढ़ना है। तो सोलर कुकर में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं खाना बनाने के रूप में। तीसरा जो है टॉर्च में करते हैं। हम जो टॉर्च होता है उसमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है हेडलाइट में। गाड़ी का जो हेडलाइट है, अग्रदीप जो आगे वाला लाइट है, उसको में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है, डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, दांत इत्यादि को जांच करने में, डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान, दांत ये सब को जांच करने में डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ताकि अगर अवतल दर्पण का उपयोग ना करके उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा तो उत्तल दर्पण में आप लोग पढ़े हैं कि उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर डॉक्टर उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा तो उसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो डॉक्टर को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ताकि उसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखे, तो उसको आसानी से उसे जांच कर सके। समझे? इसीलिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्या जी करने में, कान को देखने में, दांत को देखने में, नाक को देखने में और बहुत चीज़ को देखने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये जो है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखें। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए हो गया। चलिए अब लिखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। क्वेश्चन लिखिए उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। लिखिए उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। पहला उपयोग लिखिए गाड़ियों के
साइड गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। दूसरा, सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में। देखिए बाबू, अब अवतल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो पहला है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी होता है बाबू, चालक के सामने जो बगल में उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ऐनक जो होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग करता है गाड़ी में? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है रोड पर चलने में, जो उत्तल दर्पण है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। तो अगर उत्तल दर्पण का उपयोग ना करके अगर अवतल दर्पण का उपयोग करता है तो उसमें जो प्रतिबिंब है वो काफ़ी बड़ा दिखाएगा और पूरा प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रतिबिंब वस्तु को नहीं देख सकता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। इसीलिए करता है क्योंकि जो ऐनक होता है वो छोटा होता है और उसमें उत्तल दर्पण में आप लोग पढ़े हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए जो जितना भी गाड़ी पीछे होता है उसमें बहुत दूर तक अब उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, तो जिससे चालक को साइड लेने में, चलाने में गाड़ी को आसान होता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताएंगे, अभी आप लोग को थोड़ा बता दिए। और दूसरा जो है, सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है? क्वेश्चन लिखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है बाबू, इसको लिखना है। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। हाँ लिखिए, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये देखिए, इस पे क्वेश्चन बेस रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में कैसा संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है उसको देखना है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो है R बराबर 2F, R बराबर 2F और दूसरा है F बराबर R/2। इसी में क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस ऐसे क्वेश्चन आता है। आइए हम लिख देते हैं इसको। लिखिए, स्टार देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण लिखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
आधी होती है, समझे, आधी होती है, इसे लिख लीजिएगा F बराबर R/2 आधी होती है। अब लिखिए गोलीय दर्पण की, लिखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या उसकी 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 फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसमें लिख लीजिएगा R बराबर 2F। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 2 पॉइंट है, इसमें लिखा गया है जो पहला पॉइंट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे देखिए F बराबर R/2, F बराबर R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। F इसका फॉर्मूला है F बराबर R/2। और दूसरा पॉइंट कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, दुगना होता है। देखिए R बराबर 2F, ये फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की दुगना है। कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो यहाँ दुगनी है ना, R बराबर 2F। तो इसको आप लोग नोट करना है। और ये जो है और ये है, इसको हम आप लोग को प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको, एक ही वीडियो में इसको प्रूफ किया जाएगा। और दर्पण सूत्र भी आपको प्रूफ किया जाएगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे चलेंगे, कुछ और पॉइंट बचा हो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए हो गया यहाँ तक। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र किसको कहेंगे बाबू। उसके बाद आपका टॉपिक आवर्धन एक और टॉपिक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक दर्पण सूत्र पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला। यहाँ तक आप लोग लिख लिए। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, दर्पण सूत्र बाबू क्या है या किसे कहते हैं। लिखिए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, लिख लिया आप लोग क्वेश्चन। इसके बाद एक और टॉपिक है आवर्धन, उसके बाद फिर आपको चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो आपको मेन टॉपिक है वही पढ़ाया जा रहा है, सब नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है, मेन टॉपिक है वही पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कि आपको सब पढ़ा दिए तो दिक्कत नहीं है। लिखिए क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। लिखिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी f के बीच
एफ के बीच संबंध, एफ के बीच संबंध को बाबू, संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो है बाबू आपका दर्पण सूत्र है, और सॉरी दर्पण सूत्र जो है प्लस में होगा, और ये जो है आपका यही है दर्पण सूत्र, यही जो है आपका क्या है दर्पण सूत्र है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बोल रहा है दर्पण सूत्र क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है। तो वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाया जाता है v से। तथा फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, f से, f से इसको क्या कहते हैं दर्शाया जाता है, के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहता है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसी को बाबू दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण का फॉर्मूला जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसे ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, बात एक ही है, लिखा हुआ वही रहेगा, सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, वही बात है, सिर्फ इसमें इस तरह से इसको सीधा करके लिख दिया गया है ऐसे। तो आप लोग को कोई भी लिखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई आपको गलत नहीं होगा, सब सही है, दोनों सही है, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा इसको सही करके लिख दिया गया है, और क्या। तो यही जो है आपका दर्पण सूत्र है, और इसको अब आप लोग को प्रूव किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में इसको प्रूव किया जाएगा, समझे। चलिए यहाँ तक आप लोग को हो गया, अब आगे चलेंगे। दर्पण सूत्र आप लोग देख लिए, अब आगे चलेंगे, एक छोटा छोटा टॉपिक है, तो अब आगे चलेंगे। एक आवर्धन है बचा हुआ लास्ट, आवर्धन, उसके बाद आपका टॉपिक चैप्टर क्लोज खत्म हो जाएगा। चलिए आवर्धन है, हो गया यहाँ तक। हो गया, चलिए हो गया। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इसको इंग्लिश में, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। लिखिए बाबू आवर्धन, आवर्धन क्या है, ये छोटा टॉपिक है इसीलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है ना, MAGNIFICATI। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में इसको आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या है, लिखिए लिखिए, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, ओह गड़बड़ लिखा गया, ऊंचाई न लिखते बाबू, यहाँ पे गलत लिखा गया, हम दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लिख रहे हैं। लिखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी तथा वस्तु की ऊंचाई u, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं।
आवर्धन कहते हैं। इसका जो फार्मूला है बाबू, और इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं, मतलब दर्शाया जाता है। और इसका जो फार्मूला है आवर्धन का, आवर्धन जो फार्मूला है m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, समझे। और इसको हम लोग लिख लें, इसका जो फार्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश बटा एच, और इसको माइनस वी बाई यू। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आवर्धन मीन्स, आवर्धन का इंग्लिश मैग्निफिकेशन होता है। आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, तो लिखा गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात है, अनुपात को आवर्धन कहते हैं, समझे। इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को बाबू m से सूचित करते हैं। मैग्निफिकेशन इसका नाम ही है इंग्लिश में मैग्निफिकेशन, तो इसे m से सूचित करते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा मतलब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, तथा भी लिख सकते हैं, एक ही है। इसे m से सूचित करते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। और आवर्धन का जो फार्मूला होता है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। और इसको देखिए एच डैश बटा एच का क्या है, फार्मूला है। ये वही बात है जो ये कह रहा है, समझे। एच डैश बटा एच डैश है, यहाँ पे एच डैश दे दीजिएगा आप लोग, एच डैश बटा एच और माइनस वी बाई यू, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी माइनस में होगा। क्यों, अगर माइनस में ये है बाबू तो ये क्या है, उल्टा है, वास्तविक है। और अगर प्लस में रहता तो ये आभासी है, काल्पनिक है, सीधा रहता, तो ये जो है उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग का अब चैप्टर, ये जो प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है वो आज समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को। यहाँ तक फिजिक्स का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ तक आपको ख़त्म हो गया। आपको लिख देते हैं यहाँ पे। और आगे हम लोग अब केमिस्ट्री में एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे और आप लोग रिवीजन करते जाइए। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग नहीं शेयर किए हैं वीडियो को वो लोग शेयर कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। तो ये जो आपका जो टॉपिक है बाबू, ये गलती लिखा गया, द एंड हो गया आपका, द एंड हो गया, समझे। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया। फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोग का अच्छी तरह से समाप्त हो गया। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग तो बनेगा। और जो वीडियो पहले नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो उन लोग वीडियो देख ले। अगर नहीं देखें तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पूरा आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। और चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तनी शेयर कर लो, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे।